हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि हम लोग इस चैनल पर 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे, तो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 है हमारा, और ये पूरा फुल प्रैक्टिस सेट है। टोटल 150 प्रश्न हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको 70 बीपीएससी पीटी 2024 से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट लगा लीजिएगा, पूरा सेट को लगा लीजिएगा, तो इसे किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 के लिए फुल टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे, यानी कि 70 बीपीएससी पीटी के लिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 70 बीपीएससी फुल टेस्ट नंबर 1 है हमारा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं एवं उनके मुख्यालय के बारे में सुमेलित नहीं है। तो चलिए पहला पढ़िए, विक्रम साराभाई केंद्र। तो यही गलत दिया गया है, ये बेंगलुरु में स्थित नहीं है, ये जो है आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का बेंगलुरु में है, बार्क मुंबई में है, और डीआरडीओ नई दिल्ली में है, ये आप जानते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख संस्था एवं उनके प्रमुख के बारे में असत्य कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है? इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, सही है। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर बी कामत, ये भी सही दिया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के डॉक्टर अजीत मोहंती हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं मतलब उपाध्यक्ष जो अभी वर्तमान में हैं, ये डॉक्टर सुमन बेरी हैं। तो ये राजीव कुमार गलत दिया गया। तो कौन सा सत्य है यहाँ पर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा मैप में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा है? कल्पक्कम बिल्कुल है, कैगा भी है, नौरोरा भी है, नालंदा नहीं है। ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा मैप में नालंदा शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सोशल मीडिया तथा उनके संस्थापकों के बारे में असत्य कौन सा दिया गया है, यानी कि गलत कौन सा दिया है? तो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग संस्थापक है, यूट्यूब का स्टीव चैन, इंस्टाग्राम का केविन सिस्ट्रोम है, टेलीग्राम का पाउल डीरो है। तो सभी के सभी जो है सही दिया गया है। तो कौन सा सत्य है? तो इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए देखिए, कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जनक, तो ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक कृत्रिम बुद्धि का उपयोग आप करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईआरसीटीसी का है दिशा, एसबीआई का सिया, और आज तक का आपका सना। तो ये सभी के सभी का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, हमारा जो मेन चैनल है सक्सेस केंद्रा, वहाँ भी आपको 70 बीपीएससी के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। दोनों चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एडू टॉपर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, पानी की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पीएच मान, सीओडी और बीओडी, तो यहाँ पर सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दिल्ली या देश के विभिन्न भागों में वायु की शुद्धता के लिए प्रयुक्त AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का आदर्श मान होना चाहिए। तो इसका मान जो होना चाहिए ये हमेशा 100 से कम होना चाहिए। जब 100 से मान ऊपर होता है तो ये गुणवत्ता जो होती है ये कुछ समूह के लोगों के लिए हानिकारक हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे इसमें से अगर उपयुक्त देखा जाए तो आपका ऑप्शन यही होगा। ये भी जो है 100 से कम ही है, मतलब 100 से कम होना चाहिए ना, 100 से बराबर नहीं, 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन यही होगा। चलिए देखिएगा कि समय के मात्रक के संदर्भ में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करिएगा, यहाँ सुमेलित नहीं बना लीजिए। ठीक है ना, सुमेलित नहीं कौन सा है, क्वेश्चन बना लीजिए। एक वर्ष में 12 सौर मास, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद एक चंद्रमास में 28 दिन होता है, मेनली 27.3 दिन होता है, लेकिन 28 दिन आप कह सकते हैं इसको, ये भी सही है। एक सूर्य मास में 365 दिन नहीं होता है, ये 30 या 31 दिन के बराबर होता है।
और एक सौर वर्ष में 365 दिन होता है। यहाँ सूर्य मास दिया गया है, ठीक है ना, ये वाला सुमेलित नहीं है। एक अधिवर्ष में 366 दिन, ये आपका सही दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है। तो देखिए हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ठीक है, बताइए, ठीक करता है। और अपश्रव्य आवृत्ति, ठीक है ना। उसके बाद ध्वनि की गति गैस में, यहाँ पर देखिए कौन सा कथन असत्य दिया गया, ये पूछा गया है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में, ठोस की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। ध्वनि की गति जो होती है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, आपने पढ़ भी रखा है। तो यही वाला जो है यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है ना। गैस में, द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, नहीं कम होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग की में लाते हैं वायुयान की गति वगैरह में। पराश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये सही दिया गया, असत्य आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणों का उपयोग जाली दस्तावेज को पता करने में किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है परावैंगनी किरण का, ठीक है ना, परावैंगनी किरण का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, परावैंगनी किरण का, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, परावैंगनी किरण का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज, अंगुली के निशान वगैरह का पता लगाने में किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना दृष्टि भ्रम नहीं है, दृष्टि भ्रम नहीं है। तो दृष्टि भ्रम दृश्य भ्रम है, जो वास्तविकता से भिन्न होते हैं। संध्या के समय सूर्य का आकार और देखिए सूर्य का रंग, आकाश में तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण दृष्टि भ्रम है। जबकि आकाश में ध्रुव तारा दिखाई देना ये दृष्टि भ्रम नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए प्रदीप्त पदार्थ और उससे उत्पन्न प्रकाश के रंगों को सुमेलित कीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए फ्लोरोसिन आपका हो जाएगा हरा, ठीक है ना। उसके बाद जिंक सिलिकेट का क्या होगा, जिंक सिलिकेट का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 1, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 और मैग्नीशियम टंगस्टन के साथ आपका श्वेत, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो परमाणु संख्या जो है किसी भी तत्व का संदर्भित किससे की जाती है। तो फ्रेंड्स ये प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है ना। और इसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक अल्फा कण का उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। जब एक अल्फा कण को नाभिक से निष्कासित किया जाता है तब तत्व परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और द्रव्यमान में 4 इकाई त्याग देता है, ठीक है ना। 2 और परमाणु में यहाँ पर देखिएगा 4 की कमी होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है सर्वाधिक। तो फ्रेंड्स ये आपका पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कथन ए है और कारण आर दिया गया। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। कारण है फॉर्मिक एसिड कार्बनिक एसिड है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों जो है सही दिया गया है और ये जो रीजन है ना, कारण है, ये एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है ये चींटियों में पाया जाता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कहाँ पर दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है और हाइपो जो है ये सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। अब इसको आप लोग मिला लीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 के बाद आप देखेंगे 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के हैलोजन ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया। हैलोजन ग्रुप में क्या आएंगे बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ब्रोमीन, जो कांच पर गहरा प्रहार कर सकता है, ये जो है आपका असत्य दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ सकते हैं आप, क्लियर।
देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन के तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तथा यह कांच पर प्रहार कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह सर्वाधिक प्रभावशीलता ऑक्सीकरण करता भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, कि हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने हेतु या उनको मतलब प्रदीप्त करने के लिए लैंपों में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, तो नियॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से असत्य कथन दिया गया है। असत्य कथन इसमें से कौन सा दिया गया है, चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें से। देखिए, प्राकृतिक रबर जो है, प्राकृतिक रबर एक अतिरिक्त बहुलक है जिसे उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूधिया तरल लैटेक्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन जो है इसके मोनोमर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है कथन असत्य दिया गया है, ठीक है। चलिए, और क्लोरोप्लीन जो है एक संश्लिष्ट रेशा है, मतलब रबर है ये, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित रोग और उससे प्रभावित अंग को सुमेलित कीजिए। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, डायरिया जो है, डायरिया ये आपका पाचन तंत्र से हो जाएगा, ठीक है। देखिए एस्कैरियोसिस ये क्या हो जाएगा, तो एस्कैरियोसिस ये आपका छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। क्षय रोग जो होता है जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ये आपका फेफड़े से संबंधित हो जाएगा, निमोनिया श्वसन तंत्र से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य दिया गया है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल, लौह यौगिक है और कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये काम जो है प्रतिरक्षा का ये WBC करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लाल रंग भी प्रदान करता है, ये सही है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 24 नंबर है कि अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा किसी व्यक्ति के भीमकायत्व या बौनापन, देखते हैं कोई बहुत लंबा व्यक्ति होता है और बहुत छोटा हो जाता है बौनापन, किस हार्मोन के कारण होता है। तो ये हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स, इस हार्मोन का नाम है ACTH हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए, विभिन्न पौधे एवं उनकी वनस्पति नाम से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे आम का कैरिका नहीं होता है, आम का होता है, क्या होता है, मैग्नीफेरा, ऐसा करके मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना, यही होता है ना, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, असत्य कौन सा है इसमें, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल और विटामिन E का होता है क्या, टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन डी असत्य दिया गया है। चलिए, अनुवांशिकी से संबंधित असत्य कौन सा है, अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉली क्लोन दिया गया है, मतलब असत्य कौन सा है, तो ये आपका इयान विल्मुट, स्टेम सेल की खोज आपका ये जेम्स टिल और मानव जीनोम राजीव बहल, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 29 नंबर की संविधान सभा के बारे में असत्य क्या है, संविधान सभा के बारे में असत्य क्या है। तो देखिए, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से था, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद देख लीजिए अगला क्या दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा की कुल संख्या जो है 385 थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए राइट आंसर, कौन सा असत्य है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए तो कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में असत्य क्या है, असत्य दे रखा है। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको पता है, तो 11 यहाँ पर दिख रहा है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, क्लियर। चलिए, और विधि दिवस भी यहाँ पर दे रखा है कि 26 प्रख्यात विधि नेता डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी के प्रयास और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सन 1979 में ये प्रारंभ हुआ था। चलिए,
देखिएगा अनुसूची एवं उनके विषय के बारे में सुमिलित। अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र सही है। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? वेतन। अनुसूची 4 में क्या है बताइए? अनुसूची ये 4 है, ठीक है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून, तो ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, इसको अगर आप अनुसूची 6 बनाइएगा तो 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अनुसूची 6 जो है ना, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है और ये बार बार पूछता है, इसीलिए याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मूल भारतीय संविधान में लिखित एक मौलिक अधिकार जिसे बाद में वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, वह कौन सा है? तो वैधानिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया था, आपको भी पता है, ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि संसदीय समितियों के बारे में असत्य कौन सा है? संसदीय समिति के बारे में असत्य पूछा गया है। चलिए, कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संसदीय समितियों में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही दिया गया। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारतीय संसद में केवल 2 वित्तीय समितियां, नहीं ये गलत दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति। चलिए, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो अवशिष्ट शक्ति पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है ये आपको संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये आपको 7वीं अनुसूची में है, आपको पता है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। और अवशिष्ट शक्ति क्या है कि जो किसी भी सूची में नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद को है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या का अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा तो आपको उत्तर प्रदेश तो पता ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तो आपको पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। बिहार में 40 है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 80 है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार दे रखा है। बिहार में 40 है, बंगाल में 42 है और महाराष्ट्र में 48 है। चलिए, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपये, ये सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए संविधान संशोधन तथा उसके विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। 52वां संविधान संशोधन, तो फ्रेंड्स ये दल बदल प्रतिशत से है। 86वां जो है ये आपका अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही है, ठीक है, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं, बिल्कुल सही है। और संशोधन 101 जो है ये आपका जीएसटी से है, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण से नहीं, ईडब्ल्यूएस 103 है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए, विभिन्न अनुच्छेद तथा उसके विषय के बारे में असत्य है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बिल्कुल से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। 76 अटर्नी जनरल है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का त्यागपत्र नहीं है। अनुच्छेद 72 जो है ये क्या है? राष्ट्रपति को कतिपय मामलों सहित उन मामलों में जहां मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, क्षमा मतलब राष्ट्रपति का जो क्षमादान है यह है आप में, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न घाटे का अनुमान के बारे में सुमेलित है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्राथमिक घाटा 6%, ठीक है ना, प्राथमिक घाटा 6%। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार करों से आय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, टैक्स से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी बिल्कुल सही है, निगम कर, आय कर आपका बिल्कुल सही है, और ये आपका सीमा शुल्क जो है ना ये आपका 4P होगा, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए अंतरिम बजट के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यह बजट सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में पेश किया जाता है। और उसके बाद देखिए नियमित केंद्रीय बजट के विपरीत अंतरिम बजट एक अल्पकालिक योजना है जो मूलतः 3 से 4 महीने के लिए होती है। दोनों आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है कि मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा जो ब्याज मिलता है वो क्या है? बताइए।
तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्थायी जमा सुविधा और रिवर्स रेपो दर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें से आपका इसमें से सुमेलित कौन सा है, तो SLR हो जाएगा आपका 18, ठीक है ना। ये आपका CRR ये 4% मतलब 4.5, ये आपका 6.5 और RRR 3.35%, ठीक है ना। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति इस प्रकार से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप भी एग्जाम से पहले इसको चेक कर लीजिएगा। बैंकों में सेवाओं की शुरुआत के संदर्भ में असत्य कौन सा है, बताइए। NPCL की स्थापना जो है, NPCL की स्थापना, अच्छा ATM की शुरुआत तो ठीक दिया गया है, ठीक है। भीम ऐप 2016 ये भी सही ही दिया गया है, और भुगतान सेवा बैंक 2017 शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये 2005 नहीं, NPCL 2017, ये भी गलत दिया गया है, TS आपका गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि सेबी के बारे में सत्य कौन सा है, बताइए। सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। सब ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। देखिए स्थापना जो हुआ था सेबी का, इसके बारे में देख लीजिए। स्थापना सेबी का 1908, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो NPCL है ना, इसकी स्थापना जो हुआ था 1987 में हुआ था, ठीक है ना। NPCL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 2017 में ये जो आपका भुगतान बैंक सेवा है ये शुरू किया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्थापना जो है सेबी का बिल्कुल सही दिया गया है। वैधानिक दर्जा इसको 1992 में दिया गया था, ठीक है। और माधुरी पुरी बुच जो है अभी इसकी हेड हैं, तो ये भी आपका शेयर बाजार का विनिमय करना, तो यहाँ पर सभी सत्य है, राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा विभिन्न पोर्टल और उससे संबंधित विषय का सही संबंध है। सारथी पोर्टल जो है, सारथी पोर्टल, बिल्कुल परिवहन, बिहार पोर्टल, ये आपका बिहार कृषि, नीतीश पोर्टल, आपदा जागरूकता, और जन परिचय पोर्टल जिसको कि JPP बोला जाता है, ये सरकारी योजना। सही संबंध है सभी का, ठीक है ना। चलिए पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट अभी 2022-23 वाला के हिसाब से आपको बताना है, तो बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश के पास है, और देखिए अंडा उत्पादन जो है सर्वाधिक किसके पास है, तो अंडा उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। मांस उत्पादन में भागीदारी बिहार का नहीं है, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के संदर्भ में असत्य कौन सा है, बताइए। ऑर्गेनिक ब्रांड के, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देश के बड़े कृषि कंपनियों को बढ़ावा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और इसका उद्देश्य देश के बड़े कृषि कंपनियों को बढ़ावा देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया गया, नहीं होना चाहिए था, बाकी ये सही दिया गया है। देखिए हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में सत्य कौन सा है इसमें से, तो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये सत्य दिया गया है। और उसके बाद देखिए अन्य सदस्य 4 हैं, ठीक है। 16वां वित्त आयोग है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 280 में वित्त आयोग है, और केंद्रीय कर एवं शुल्क का राजस्व वितरण, ये भी सही है। तो सभी यहाँ पर आपका सही दे रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में असत्य कौन सा है। तो देखिए इसमें से असत्य जो दिया गया है, पुरस्कार प्रदान करते हैं कौन, तो ये नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स स्वच्छ सर्वेक्षण के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है यह आपका जारी किया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब आप देख लीजिए सही है इसमें से। देखिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित की गई थी, तो फ्रेंड्स देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा ये दिसंबर 2023 में जो है CRPF के महानिदेशक थे अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में ये आपका गठित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2023 को भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया ग्वालियर और कोझिकोड को, ठीक है ना। हाल ही में देखिए किसके द्वारा रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट की
शुरुआत किया गया है, नेस्ट शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ये नवंबर की घटना है, इसे भी आप याद रखिए। पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको याद रखना है, पढ़ करके जाना। करंट अफेयर मैं आपको करवाऊंगा भी, दोनों चैनल पर कहीं आपको मिल सकता है। चलिए, भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है एक मैं और करंट इसी से बता देता हूँ कि देखिए भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो है, ध्यान रखिएगा, इसने जो है DRDO के द्वारा निर्मित 4 तपस ड्रोन, ये ड्रोन का नाम है तपस, 4 तपस ड्रोन मंगाने का फैसला किया है। और ये ड्रोन जो है भारतीय नौसेना के समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये करंट का तत्काल का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। चलिए, हाल ही में देखिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूर किए गए चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? इसका नाम है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका नाम है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इक्सिक, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इक्सिक। थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा। चलिए देखिएगा कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये प्रचंड जो है फ्रेंड्स, ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 57 नंबर हमारा प्रश्न है कि न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में असत्य कौन सा है? फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जो थी, ये आपको उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी रही थी और ये तमिलनाडु की राज्यपाल रही थी। तो यहाँ पर केरल दिया गया है, जो कि आपका असत्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु की थी। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में सत्य कौन सा है, बताइए? तो यहाँ पर देखिएगा साहित्य का जॉन ओलाब, ठीक है ना, साहित्य का जॉन ओलाब। उसके बाद देखिएगा इसमें से शांति का नरगिस मोहम्मदी, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डिन, चिकित्सा का कैटालिन कोरिको। तो यहाँ पर सभी के सभी सत्य दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर चिकित्सा का जो है आपको कैटालिन कोरिको, साहित्य के क्षेत्र में आपको मैंने बता दिया। जॉन ओलाब ये फ्रांस के हैं, ठीक है। और नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की हैं, बड़ा चर्चा में रहता है इनका नाम, ध्यान रखिएगा। चलिए, विभिन्न युद्धाभ्यास के बारे में असत्य क्या है? भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना, कि ये आपका वरुण है, भारत जापान धर्म गार्डियन, भारत मंगोलिया खान क्वेस्ट, भारत ब्रिटेन का इंद्र। इंद्र जो है भारत और रसिया के बीच का है, भारत ब्रिटेन का नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी सेशन कवर करेंगे। ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। ऑपरेशन सजग से संबंधित, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे के द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया अभ्यास है। तो देखिए सजग जो है ना, सजग ये पश्चिमी समुद्र तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। तो ये तो गलत हो गया। 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था, 18 सितंबर को किया गया था, ये भी गलत है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन से संबंधित निम्न तथ्य पर विचार कीजिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को, सही दिया गया है। इसरो के PSLV C58, यहाँ पर देखिए एक्सेल रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको PSLV C57, 58 नहीं 57, तो ये गलत हो गया, तो केवल पहला सही दिया गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए प्रमुख सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो हीरालाल समारिया है ये, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, बताइए। तो बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना। और 2024 में उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, तो दोनों सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करिए और यहाँ से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? देखिए, भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कि यह एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये भी सही है। इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट
सही दिया गया। तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बन गया? सितंबर 2023 में, तो ये दुर्गावती है। ठीक है ना, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य ये आपका बना है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस को कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ई गवर्नेंस का ई शासन, सूचना तथा लेन देन संबंधी आदान प्रदान में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही को रूपांतरित करने की एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग जिससे कि नागरिक सेवाओं में सुधार हो सके। ठीक है ना, तो नागरिक सेवाओं में सुधार हो सके। क्लियर। उसके बाद देखिएगा शासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, लोकतंत्र को मजबूत करना, ये सब इसमें शामिल हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सब होना चाहिए। ठीक है, तो सब होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पूरा ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, केवल 2 और 4 दे दिया है, 2 3 है, 1 4 है। चलिए सब होना चाहिए इसमें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रॉबर्ट्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। बताइए रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से रॉबर्ट्स कप भी संबंधित है, और डुरंड कप भी फुटबॉल से। रंगास्वामी जो है ना, रंगास्वामी कप ये आपका हॉकी से, पोलो से नहीं है। ठीक है ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। चलिए वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कारों के बारे में सत्य आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोहम्मद शमी क्रिकेट, शीतल देवी तीरंदाजी और मुरली श्रीशंकर ऊंची कूद, ये सभी हैं। ठीक है ना, तो सही सुमेलित दिया गया है। चलिए भारत रत्न पुरस्कार के बारे में, प्रारंभ 1954 में दिया गया था, मतलब सही दिया गया है ये। ठीक है, मेडल की आकृति पीपल का पत्ता होता है। 2024 में भारत रत्न जो है 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, 5 लोगों में कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, MS स्वामीनाथन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी हैं। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कोई भी रकम नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर प्रश्न है कि नौसेना ने 8 सेवानिवृत्त सैनिकों को किस देश की न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया जिसे बाद में माफ़ कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये कतर का, ठीक है ना, कतर की राजधानी दोहा है, याद रखिएगा। चलिए सरकारी योजनाओं के बारे में असत्य कौन सा है? सौभाग्य योजना जो है ये हर घर बिजली से, सूर्योदय योजना जो है ये घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने से, PM कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी से, तो ये बागवानी नहीं होगा, ये गलत दिया गया है। स्वनिधि योजना सूक्ष्म ऋण सुविधा, सही दिया गया है। चलिए बिहार बजट 2024-25 के अनुसार असत्य कौन सा है इसमें से? बताइए इसमें से असत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी नहीं होगा असत्य इसमें से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकार की 100 पैसे की बजटीय आय के संदर्भ में असत्य कौन सा है? तो इसमें भी कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें भी कोई भी नहीं होगा, देख लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार कृषि विकास रोडमैप 4 के लिए वित्तीय व्यय लक्ष्य निर्धारित है। बताइए। देखिए ये चौथा कृषि रोडमैप है, 2023 से लागू हुआ है, 2028 तक रहेगा। ठीक है, और 1.62 लाख करोड़ रुपए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर असत्य दिया गया है? कौन सा मिलान इसमें से असत्य दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा मिलान यहाँ पर असत्य दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस पान विकास सारण। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका नहीं है, गया में है, ये गया की टनकुप्पा में है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो यह असत्य है, बाकी सही दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो प्रति व्यक्ति मत्स्य उपलब्धता आपका सही दिया गया है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता ये भी सही दिया गया है, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग ये भी सही दिया गया, प्रति व्यक्ति आय जो है ये आपका 49,470 रुपया है। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। चलिए ई-लॉट्स एक वेब पोर्टल है, इसका संबंध किससे है? तो ई-लॉट्स के बारे में ऑलरेडी प्रश्न पहले भी बना था। ये कक्षा 1 से 12 तक के जो पाठ्य सामग्री और वीडियो जो हैं इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए इन विषयों का पाठ्य पुस्तक जो है मतलब 1 से 12 तक के सभी विषयों का ये डिजिटल मोड में संकलित किया गया है।
चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये राजगीर में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में सही सम्मिलित नहीं है। बिहार वन, ठीक है, नीतीश आपदा राहत, बिहान कृषि और इंद्रव्रज ऐप जो है ये पर्यटन से नहीं है। ये आपका इंद्रव्रज जो है ये पर्यटन से नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ये पटना में किया गया है। उसके बाद देखिए विभिन्न नीतियों के संदर्भ में असत्य कौन सा है। बिहार आईटी नीति 2024, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा बिहार पर्यटन नीति 2023, बिहार स्टार्टअप नीति 2.0, ये 2021 नहीं होगा, ये 2022 में शुरू किया गया था। तो असत्य है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार आर्थिक वृद्धि 2022-23 के संदर्भ में असत्य कौन सा है, बताइए। तो देखिए बिहार वृद्धि दर देश में सबसे तेज है, ठीक है। बिहार का आर्थिक विकास गति आज देश में सबसे तेज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो 7.24% की राष्ट्रीय औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की वृद्धि दर 10.64% रही थी, ठीक है। तो कौन सा इसमें से जो है आपका असत्य दिया गया है, बताइए कौन सा इसमें से असत्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बिहार बजट 2024-25 में नए विभाग के गठन की घोषणा की गई है। राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया आपका खेल विभाग का, ठीक है ना, खेल विभाग के गठन की घोषणा किया गया है। बिहार के संदर्भ में असत्य क्या है। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट 16 है, 17 नहीं है, ठीक है ना। बिहार विधान परिषद का 75 और विधानसभा का 243। तो ऑप्शन बी यहाँ पर असत्य दिया गया है। बिहार में मंत्रियों के बारे में असत्य कौन सा है, बताइए। मंत्रियों के बारे में असत्य तो तेजस्वी यादव नहीं है ना, सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के बारे में असत्य क्या है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से पश्चिम चंपारण, ठीक है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में पटना, सबसे साक्षर जिला गया, ये गलत है। सबसे साक्षर जिला जो है ये रोहतास है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नौपाषाण युगिन चिरांद बिहार के किस जिले में है। तो चिरांद कहाँ पर है, चिरांद जो है ये आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स, सारण में पड़ता है। तो सारण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, इसमें क्या सत्य है, इसमें सत्य क्या है। तो प्राचीनतम गणराज्य वैशाली है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आर्यभट्ट का जन्म और कर्म स्थान। तो यहाँ पर देखिए 1-3 राइट आंसर हो जाएगा। सदा नीरा जो है ये गंडक होती है ना, ये आपका गलत दिया गया, गंगा नहीं। तो 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश। तो मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश जो है ये कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये कर्नाट, रघुवंशी, अनवर सब हो जाएगा। चलिए देखिए बिहार का वर्तमान स्वरूप अनेक विभाजनों के बाद विकसित हुआ है, इस प्रकार से कितने विभाजन हुए हैं। तो बिहार में टोटल एक तो बंगाल से अलग हुआ था, फिर उड़ीसा से अलग हुआ, फिर झारखंड से अलग हुआ। तो 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1912 में बंगाल से, 1936 में उड़ीसा से और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड से। वर्तमान बिहार किस किस धर्म संप्रदाय का पवित्रतम स्थान है। तो एक तो हिंदू का हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो आपका सिख धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है, जैन धर्म का है। तो सभी का मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म सभी का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बिहार के शहर विभिन्न उद्योगों के लिए विख्यात हैं, इस संदर्भ में जो असत्य है। मुंगेर में सिगरेट आयुध कारखाना, भागलपुर सिल्क, बरौनी तेल शोधक उर्वरक और मधेपुरा में आपको पता है ना कि रेलगाड़ी का विद्युत इंजन बनाने का कारखाना है, ठीक है ना। तो ये पूरा होना संयंत्र रेल विद्युत इंजन बनाने का कारखाना, कौन सा असत्य है। तो क्या देखा जाए इसमें से, तो संयंत्र यही होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। बाकी तो सही दे रखा है ऑलरेडी। और देखिए फ्रेंड्स डालमिया नगर भी याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में असत्य कौन सा है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित 16%, यह आपका गलत दे रखा है, ठीक है ना। बिहार का देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है ना। इसको जिन्होंने नहीं देखा है सेशन वो जा करके देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट में है यहाँ पर। वर्षा से संबंधित तथ्य, औसत वर्षा, सारे के सारे तथ्य जो हैं असत्य ही दिए गए हैं,
ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की बिहार में लंबाई पूछ रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 400 कितना 45 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 450 के आसपास दे रखा है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है, बताइए। तो देखिए नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलय से घिरा है, बिल्कुल सही है। और फोबोस और डिमोस मंगल के दो ओर पूरा है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह जो है ये बुध नहीं होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताइए। सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनेमिड नहीं है, बल्कि गैनेमिड शनि का नहीं है, बल्कि ये आपका बृहस्पति का। तो ये दोनों तो गलत हो गया, तो 3 और 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, वह कहाँ उतरेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है ना। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, और 130 डिग्री पश्चिम देशांतर पर यह उतरेगा। निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण से संदर्भ में सत्य दिया गया है। तो भ्रंश का विकसित होना, ठीक है। और सीधे मैं आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, समय आपका बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिएगा मिस्ट्रल ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये एक तरफ पवन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनका जगह दिया गया है। तो मिस्ट्रल जो होगा ना, ये मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया का नहीं, बल्कि ये फ्रांस में बहता है मिस्ट्रल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथन और कारण दिया गया है, कह रहा है कि विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधे का अनुकूल है और यह मनुष्यों के लिए नहीं है। विषुवतरेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान बहुत ही कम है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए सही है, परंतु आर जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए, बहुत ही कम पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, औसत वार्षिक तापमान बहुत कम होता है, नहीं वार्षिक तापमान जो होता है ना बहुत उच्च रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 103 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अब देखिए ब्राज़ील धारा, हम्बोल्ट धारा, ये आपकी जो जल धाराएँ हैं और ये किस सागर महासागर से संबंधित है ये दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है कौन से इसमें से सुमेल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हम्बोल्ट धारा जो है ना, हम्बोल्ट धारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल धारा है, ठीक है ना। तो ये वाला गलत दे रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अफ्रीका की मूलभूत जो जनजाति है पिग्मीज, ये आपको किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो पिग्मी या पिग्मीज ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, ठीक है। चलिए मिलान करना है। तो एशिया में एक तरफ मरुस्थल, एशिया में कौन सा मरुस्थल है बताइए। एशिया में इसमें से कौन सा मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। अफ्रीका में कालाहारी है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया और चीन की सीमा पर है ये गोबी मरुस्थल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालाहारी अफ्रीका में है और उत्तरी अमेरिका में आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए। दक्षिण अमेरिका में तो आटाकामा चिली हो जाएगा और मोजावे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, अगला प्रश्न हम कर लेंगे कि निम्न में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा महोगनी। महोगनी जो है ना ये हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, क्लियर, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती, पोमोलॉजी, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं दे रखा है। तो यहाँ देखिए सब्जियों की खेती जो होती है ना इसको ओलेरिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओलेरिकल्चर, ठीक है ना। इसको ओलेरिकल्चर कहा जाता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स ये है बागानी कृषि के लिए। उसके बाद देखिए वेद और उनके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है ये औषधि से संबंधित, ठीक है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद आपका बलिदान से विधि, ठीक है। और सामवेद में जो है ना संगीत वगैरह, जादू टोना नहीं है। क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संगीत के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई है और अथर्ववेद संगीत की प्राचीनतम स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य दिया गया है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संगीत की परंपरा बहुत पहले, देखिए बहुत पहले वेद के युग से ही प्रारंभ हो गई थी, जब वैदिक छंदों के गान के लिए लय, ताल, आरोह अवरोह इत्यादि सिद्धांत स्थापित किए गए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर अथर्ववेद नहीं होगा, ये सामवेद होगा, तो ये गलत दिया गया, पहला केवल सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 111 नंबर कि मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें किस किस के बीच संवाद है? तो ये मिनांडर और नागसेन के बीच में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें से आपको जो है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित अश्वघोष का, ये वसुबंधु का नहीं, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का, हर्षचरित वानभट्ट का। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन बी में है। चलिए महाजनपद काल में बिहार और उसके वर्तमान क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे ना, ये आपको याद है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है ना, बज्जी, अंग और मगध। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद के संदर्भ में असत्य दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा कि अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, सही है। इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। बिहार में 3 महाजनपद थे, अभी हमने पढ़ा है। और सबसे अधिक महाजनपद, तो इसमें से असत्य कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ये सारे के सारे सत्य दिए गए हैं। चलिए बुद्ध और उससे संबंधित मुद्राएं को सम्मिलित करिए। तो यहाँ पर देखिए धर्मचक्र मुद्रा दिया गया है, तो धर्मचक्र मुद्रा, धर्मोपदेश, ठीक है। ध्यान मुद्रा की बात करते हैं तो चिकित्सा बुद्ध, ठीक है, ध्यान मुद्रा। और भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये आपका ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है, ठीक है। और अभय मुद्रा निर्भयता दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मिला लीजिएगा एक बार आप लोग खुद से। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना आपके, ये आपके मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए खजुराहो के मंदिर के विषय में दिए गए कथन पर विचार करिए। इसका निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो है आपका खजुराहो का मंदिर पल्लव राजाओं के द्वारा नहीं करवाया गया था, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। कंदरिया महादेव शिल्प का सही है और नागर शैली में हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, पहला गलत है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा। यहाँ से देखिएगा कि यह तंजावुर में स्थित एक मंदिर है जो समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसे राजराजेश्वर मंदिर। उपरोक्त विवरण किस मंदिर के विषय में कहा जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये मैंने बताया था, ये तंजावुर में है। क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ललितगिरी, ब्रजगिरी, रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ पर है? तो देखिए मैंने रत्नागिरी मठ के बारे में आपको ऑलरेडी पहले भी कभी ना बताया है कि उड़ीसा में रत्नागिरी मठ है। तो इतना आप अगर पकड़ लीजिएगा तो आप उड़ीसा टिक कर लीजिएगा, लेकिन अब ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भारतीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। और मध्यकालीन मंदिरों में स्थापत्य से नृत्य की झलक भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से दोनों राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहीं दिया भी गया है। चलिए देखिए भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? तो कव्वाली के जन्मदाता माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि शब्द दर्शन और संबंधित व्यक्ति, सांख्य दर्शन का कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं पूछा गया। सांख्य का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये कपिल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए न्याय का आपका कनाद दिया गया, गलत है। न्याय का गौतम ऋषि है, ठीक है ना, गौतम होगा यहाँ पर। बाकी देख लीजिए, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में सुमेलित है। विक्रम संवत शुरुआत विक्रमादित्य, शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दोहा
दुआ अस्पहासी या अस्पहास प्रणाली की शुरुआत किया था? बड़ा कठिन उच्चारण हो रहा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहांगीर ने। ठीक है ना, सी अस्पा और दो अस्पा आपने पढ़ा होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांति और संबंधित स्थल। बख्त खान ने कहाँ से किया था? तो ये दिल्ली से किया था। ठीक है ना। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? बताइए, फटाफट बताते चलिए, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा अवध से। ठीक है ना। और कुंवर सिंह ने किया था आपका आरा से, और नाना साहब ने कानपुर से। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था आपका 1870 में। ठीक है, मिला लीजिएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो 1851 में हुआ था। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया है। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा आप इनके बाद किन्होंने किया है? तो रमेश चंद्र दत्त ने भी किया है और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया है। ठीक है। रमेश चंद्र दत्त 1899 का लखनऊ अधिवेशन और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का बनारस अधिवेशन। तो 2-3-5 राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? अल हिलाल और अल बलग, अल बलग भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अल बलग। तो ये आपका हो जाएगा किसने? अबुल कलाम आजाद ने। चलिए गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? इसका स्थापना 1915 में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना क्या 1915 में किया गया था? नहीं, 1913 में किया गया था। ठीक है। लाला हरदयाल, रामचंद्र सोहन सिंह भाखना गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे। साप्ताहिक पत्र भी था गद्दर, इस नाम से प्रकाशित किया जाता था। चलिए तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव में कहाँ पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल में और पंजाब में। तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? व्यक्ति और पेशा। देखिए यूसुफ मेहर अली जो थे ये शायर नहीं थे ना, यूसुफ मेहर अली एक समाजवादी नेता थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने से निर्णय को स्वीकार नहीं किया। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? चलिए तो देखिए इसमें से ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलिए करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मतलब किस आंदोलन के समय में दिया गया था? तो डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? तो देखिए समानांतर सरकार का गठन जो हुआ था ना, ऑप्शन में देखेंगे तो मिदनापुर जिले के, जो बंगाल का मिदनापुर जिला था, तामलुक में गठित किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं किया गया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये बेलेजली ने किया था, और बेलेजली से पहले भारत में इसका प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। चम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में जो है आपको याद होगा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, राजधानी स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, 1911 में ये बात है। उसके बाद इरविन, तो आपको उधर इरविन समझौता, अगर आपने गांधी इरविन समझौता पढ़ा तो इस तरह से भी आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, पहला, उसके बाद तीसरा, फिर आपका दूसरा, फिर आपका चौथा। पहला, ठीक है, पहला, उसके बाद आपका कर्जन 1905, उसके बाद आपका लॉर्ड हॉर्डिंग होगा, मतलब पहला और तीसरा, फिर आपका हो जाएगा आपका चैम्सफोर्ड, और फिर आपका इरविन हो जाएगा। तो ये वाला क्रम आपका सही होना चाहिए। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, इसमें ऑप्शन में शायद दे ही नहीं रखा है इस तरह से कुछ भी है।
उसके बाद देखिए रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गया था, तो रेड क्लिफ समिति ये भारत और पाकिस्तान के जो आपके मध्य सीमा का निर्धारण करने के लिए। चलिए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो ये खाद्य मंत्री थे, ठीक है ना, खाद्य और कृषि मंत्री। चलिए जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है आपको। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो होम रूल लीग के बारे में, तो होम रूल लीग के बारे में आपको पता होगा ना, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो घटना है यह आपका है, आपका कब का, यह आपको 1918 का है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है और होम रूल 1916 का है। तो ये अब क्रम आप लोग बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कौन स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू सचिव थे और अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अब देखिए फ्रेंड्स 141 से लेकर के 150 तक में मैथ वगैरह के क्वेश्चन है। तो जब मैं पीडीएफ दूंगा ना वहाँ से आप लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग 140 में अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।